हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है निश क्लासेस में। सो वी आर डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसका यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था एंड वी हैव ऑलरेडी डन 2 चैप्टर्स बिफोर। सो आपने अगर वीडियोस ना देखी हो तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे। So we have already done organizational behavior that is chapter number 12, and also the perception, that is chapter number 13. And today we're going to do personality, that is your chapter number 14. So let's start. Let me find the slides first. Chapter number 14. Okay, so here we are. सबसे पहले पर्सनालिटी होती क्या है, जो बेसिक आपकी पर्सनालिटी जो आप हर टाइम बोलते रहते हो, पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी, यहाँ उसी पर्सनालिटी की बात की जा रही है जो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है, दैट इज़ पर्सनालिटी। सिंपल मीनिंग है इसका, पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन दैट कैरेक्टराइज्ड एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी एक यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स होते हैं आपके बिहेवियर के। जो आपका बिहेवियर है उसमें आप कितने स्टेबल हो, आप कितने यूनिक हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, और किस किस तरह के इंडिविजुअल हो, आप दूसरों से अलग कैसे हो, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। इट्स व्हाट मेक्स ईच पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। पर्सनैलिटी वही चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग दिखाती है, अलग बनाती है। पर्सनैलिटी शेप्स हाउ वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, हाउ वी प्रिसीव आर सेल्फ एंड हाउ अदर प्रिसीव अस। पर्सनैलिटी हमारी बहुत सी चीज़ें हमें सिखाती है, लाइक हम किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं बाकी के लोगों के साथ, विद द वर्ल्ड, एंड अपने आप को कैसे देखते हैं और बाकी हम लोगों को किस तरह से देखते हैं। इट इज़ कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ट्रेड इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स ओवर टाइम। एक तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पर्सनैलिटी आपकी, इसको इसके कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स पे डिपेंड करती है, प्लस ये डायनेमिक है। ओवर द टाइम पीरियड इट कैन चेंज। पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आप जन्म से लेके आते हो, पर्सनैलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चेंज होती है। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, उसमें एप्रिसिएशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी। फीचर्स क्या होंगे इसके? यूनिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक। आपकी पर्सनैलिटी यूनिक होगी एंड इंडिविजुअल होगी, बाकियों से अलग होगी। किस तरह से आप बाकियों से अलग हो और किस तरह से आपके ट्रेड्स जो है और बिहेवियर्स जो हैं वो किस तरह से दूसरे से अलग है, दूसरों की पर्सनैलिटी से किस तरह डिस्टिंक्ट होते हो आप। उसके बाद आता है स्टेबल ओवर टाइम। आपकी पर्सनैलिटी, हमने जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी, पर्सनैलिटी आपकी स्टेबल रहती है। आपके थॉट्स, आप किस तरह से बिहेव करते हो, उसमें एक स्टेबिलिटी का पैटर्न रहता है। देन डायनेमिक है एंड अडेप्टिव है। पर्सनैलिटी आपकी अडेप्टिव होनी चाहिए, प्लस आपकी पर्सनैलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती रहती है एज पर सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। किस तरह का बिहेवियर आपका होने वाला है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से आप सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हो, कैसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। शेप बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर्सनैलिटी आपके इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, उनके द्वारा शेपिंग होती है पर्सनैलिटी की। बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स, किस तरह से आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, या कैसे एक्सपीरियंसेस आप फेस कर रहे हो, कैसी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। प्लस जो आपके इंटरनल फैक्टर है, लाइक आपके मदर पेरेंट्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं या फिर कैसा उनका बिहेव है, आपके घर पे क्या चलता है, इन सब चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। Personality is not limited to a single trait but is made up of various dimensions like introversion, extroversion, openness। इन सभी चीज़ों को मिला के आपकी पर्सनालिटी बनती है। आप इंट्रोवर्ट नेचर के भी होते हो, एक्सट्रोवर्ट नेचर के भी होते हो, ओपन भी होते हुए कॉन्शियसनेस भी होती है आपके अंदर। तो इन सभी चीज़ों को मिला के आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस निकल के आते हैं जिनके ऊपर आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है।
आप डिटर्मिनेंट्स कैसे होते हैं पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी को आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे आप बता सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या वैसी है। इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपके जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको पेरेंट्स से मिले हैं, जो आपको पेरेंट्स से एट्रीब्यूट्स कुछ मिले हैं। जैसा आपके पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, गुस्से वाला बिहेवियर होता है, वैसा बिहेवियर आपका भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं। आप उनकी तरह दिख सकते हो, आपका जो मेकअप है, जो आपका मेकओवर है वो उनकी तरह हो सकता है, आप उनकी तरह दिख सकते हो, आपकी आईज नोज अपने पेरेंट्स की तरह मैच हो सकती हैं। प्लस इन्वायरमेंट एक फैक्टर आ जाता है। इन्वायरमेंट किस तरह से, कल्चर आपका, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, कैसे आपके कल्चर की वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, बिलीव्स है, ये सारी चीज़ें आप जो यंग एज से देखते आ रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं इन्हांस करती हैं या फिर उनको इन्फ्लुएंस करती है। देन उसके बाद फैमिली, आपका फैमिली कैसा है, आपका रहने का तरीका कैसा है, रहन सहन कैसा है, ये सब चीज़ें भी, एटमॉस्फेयर में कैसे में रहते हो आप, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। देन आप कौन से रेस से आते हो, रेस यहाँ पे आ जाएगा, कौन से सोशल कल्चर या हेरिटेज एक्सपीरियंस, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हो, कैसा कल्चर आपने अडाप्ट किया हुआ है, कैसे आपके एंसिस्टर्स थे, वो सब चीज़ रेशियल ग्रुप्स आपके डिपेंड करते हैं। आपका इन्वायरमेंट में आ जाता है रेसेस, ठीक है, आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कैसे, उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। आप मान लीजिए रूढ़िवादी सोच के हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं कांग्रेस के फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप बीजेपी के फॉलोअर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, दैट इज़ रेस। देन सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं, किस तरह की सोशल इंटरेक्शन होती है, कैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कैसे आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए, ये सब चीज़ें आपके सिचुएशनल फैक्टर्स में आ जाएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेंगे इवेंचुअली। देन हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड थियरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की बेसिकली हमने जो अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है या फिर कुछ भी है तो इसके लिए कुछ थियरीज दी गई थी। कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट है, साइको एनालिटिकल थियरीज उन्होंने दी थी, लाइक फ्रूडियन स्टेजेस या साइको एनालिटिकल थ्योरी बोल सकते हैं, बाय साइमन फ्रूड। साइमन फ्रूड ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था एक आपकी ईद होती है, एक ईगो होती है और एक सुपर ईगो होती है। साइमन फ्रूड ने ये थ्योरी दी थी, 3 पार्ट्स इन्होंने बताए थे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ईद पे। आई डी जो है दैट इज ईद, ये रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी स्टेज को। आपके प्राइमरी स्टेज है ये, यहाँ पे आप एक तरह से आपको इमीडिएटली अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना है। जिस तरह से ईद आ जाता है 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों तक, यहाँ तक के जो बच्चे होते हैं इनको अगर कोई टॉय दिख जाए तो इनको इमीडिएटली चाहिए, इनकी जिद होती है, जिद मीन्स ईद, दैट इज। और इसमें आप अनकॉन्शियस होते हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट आपके अंदर एक ईद नाम की चीज़ होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि ज़िद्दी बच्चा होता है, उसको ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, और वो अनकॉन्शियसली ये करता है। आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हो, रैशनली नहीं सोच के कर रहे हो ये सब चीज़ें, आपका नेचर ऐसा होता है इस स्टेज में, इस एज ग्रुप में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप करते हो। देन आ जाती है द ईगो। ईगो में क्या होता है, आप जो भी चीज़ें करते हो ये बीच की स्टेज आ जाती है आपकी, 6 साल से लेके आप ले लीजिए 14 साल के बच्चों तक, ये ईगो वाली स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो सकती है, अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो सकती है। इट ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे ईद में आपकी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो सकती है। कई बार एक बच्चा, जो ईद स्टेज थी हमारी, वहाँ पे एक बच्चा बोल सकता है कि मेरे को तो मून चाहिए, मेरे को चांद चाहिए, मेरे को चांद ला के दो, या मेरे को स्टार्स चाहिए, मेरे को स्टार्स ला के दो, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। ऐसी अनरियलिस्टिक अनकॉन्शियस डिमांड्स हो सकती हैं, उनकी ज़िद हो सकती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वहीं पे ईगो स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे आप रियलिटी को जान जाते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरे कौन से डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं या कौन से नहीं हो सकते। आप में एक डिसीजन लेने की पावर थोड़ी सी आ जाती है, आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो विद योर ब्रेन, आप ब्रेन को यूज़ करके अपनी डिमांड्स रखते हो। देन एक आ जाती है सुपर ईगो, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा एक बारीकी आ जाती है, आपको पता चल जाता है, आप पूरी तरह से एडल्ट हो जाते हो, आपका दिमाग जो होता है वो विकसित हो जाता है, और इससे आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो। तो साइमन फ्रूड ने यही 3 स्टेजेस दी थी, जिसने बोला था कि आपकी ईगो 3 स्टेजेस में अलग अलग तरह से डिपेंड करती है। एक आ जाती है ईद, एक आ जाती है द ईगो एंड द सुपर ईगो, द ईगो एंड द
सुपर ईगो, इनमें आप अनकॉन्शियसली विदाउट यूजिंग योर ब्रेन आप डिसीजन लेते हो। द ईगो में आप थोड़े से कॉन्शियस माइंड में आ जाते हो, आप थोड़ा सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन लेना शुरू करते हो। लेकिन सुपर ईगो आपके जो ये होता है आपकी पर्सनालिटी को और इन्हांस कर देता है, आप अपनी ईगो को दबाना सीख जाते हो। आपको पता होता है ये चीज़ मुझे चाहिए या मेरे अच्छे के लिए है बुरे के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिमांड्स रखते हो। देन आ जाते हैं, अब एक थियोरी आपकी आ जाती है सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी। सेल्फ डेवलपमेंट में सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, this perspective sees the self as something that can be observed, evaluated and reflect upon. It includes self concept, self esteem and self image. आप अपने आप को सेल्फ, एक सेल्फ थ्योरी है। सेल्फ थ्योरी में बेसिकली आप अपने आप को जज करना सीख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को जज करना सीख रहे हो। तो यहाँ पे आप कौन कौन से अपने अपने आप को देखना पहले शुरू करोगे। आप किस तरह के पर्सन हो, आप अपना कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हो, अपनी सेल्फ इमेज जानने की कोशिश करते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। देन सेल्फ एज अ प्रोसेस, दिस पर्सपेक्टिव व्यूज द सेल्फ एज डायनेमिक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। अब अपने आप को एक प्रोसेस की तरह देख रहे हो, जो आप बनना चाहते हो आप वैसे बनने के लिए देख रहे हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आप अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हो। देन नेक्स्ट इज कार्ल रोजर ने एक थ्योरी दी थी सेल्फ थ्योरी, ये एक स्लाइड आई थिंक पहले आ गई थी। सेल्फ थ्योरी का ही वो पार्ट है। तो कार्ल रोजर ने थ्योरी दी थी सेल्फ थ्योरी, इसमें आप अपने बारे में स्टडी करते हो। तो इसमें आप क्या क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक सेकेंड जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं हम कार्ल रोजर की सेल्फ थ्योरी पे। यहाँ पे आई एंड मी रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज देखते हो, आप अपने आप को किस तरह से प्रिसीव कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में आप जानते हो, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानते हो, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हो। देन आइडल सेल्फ, सेल्फ इमेज में तो जैसा आप अपने आप को प्रिसीव कर रहे हो, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सभी यही सोचते हैं अपने बारे में, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। आप आइडल सेल्फ क्या होता है, जैसा आप बनना चाहते हो। मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। सलमान खान आपका आइडल हो सकता है, आप उसकी तरह सुंदर बनना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो ये आप सलमान खान जैसे बनना चाहते हो, ये आपका आइडल सेल्फ हो गया। देन लुकिंग ग्लास सेल्फ, जैसा सीइंग वन सेल्फ एज अदर सीज अस, अब आप अपने आप को वैसा देखना शुरू कर देते हो जैसा बाकी लोग आपको देखते हैं, एज पर योर सोशल इंटरेक्शंस, जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो ग्लास सेल्फ का मतलब है जैसे आप मिरर में खुद को देख रहे हो, जो एक्चुअल में आप हो, जो ये एक्चुअल इमेज है आपकी एक तरह से, ठीक है। एंड द रियल सेल्फ इज authentic, true, that aligns with one's experience and inner feeling, जो आप एक्चुअली हो। लुकिंग ग्लास सेल्फ में आपने देखा कि जैसे बाकी लोग आपको देख रहे हैं, एक्चुअली अदर्स प्रिसीव यू, जैसे बाकी लोग आपको देख रहे हैं। और रियल सेल्फ में जो एक्चुअली आप हो, एक्चुअली हु यू आर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कार्ल रोजर ने सेल्फ थ्योरी दी थी, सेल्फ के बारे में हमने खुद भी पढ़ा। इसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो सो दैट आपको अपनी पर्सनैलिटी पता चल पाए। लेकिन कार्ल रोजर ने एक सेल्फ थ्योरी दी जिसमें वो कहता है एक आपकी अलग अलग इमेजेस होती है। फर्स्ट इज सेल्फ इमेज, जिसमें आप अपने आप को देखते हो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है और मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ। देन आइडल सेल्फ आता है जिसमें आप सोचते हो कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ या इसकी तरह दिखता हूँ। उसके बाद लुकिंग ग्लास सेल्फ में आप अपने आप को देखना शुरू करते हो दूसरों के पर्सपेक्टिव से, जैसे बाकी लोग आपको प्रिसीव करते हैं, जैसे बाकी लोगों को लगता है कि आप ऐसे हो, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिसीव करना शुरू करते हो। रियल सेल्फ में क्या होता है, जैसे आप एक्चुअल में हो आपको वो रियलिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट थियरी है हमारी अब अदर मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब आपकी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिहेवियर रहने वाला है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है।
सबसे पहले अथॉरिटेरियनिज्म देखिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने कुछ अलग ट्रेट्स निकाल के रखे हैं। फर्स्ट इज अथॉरिटेरियनिज्म ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग होंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपका लीडर ऐसा, आपका बॉस ऐसा है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है और उसको ऐसे काम करवाना पसंद है, हर चीज़ को फॉलो करके स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, रिजिड है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पसंद है, दैट इज अथॉरिटेरियनिज्म। देन ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटी एक होती है, ये फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप आ गया आपका अथॉरिटेरियनिज्म। देन ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटी, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको स्ट्रक्चर्स पसंद है, क्लियर प्रोसीजर्स पसंद है, रूल्स पसंद है, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं, ये रिस्क को टालना चाहते हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक आ गया, ब्यूरोक्रेसी आपने पहले भी पढ़ी हुई है। देन मैकवेलिनिज्म भी मैंने आपको बताया था, ये निकोलो मैकवेली ने दिया था, ये कंसेप्ट निकोलो मैकवेली ने दिया था। ये ट्रेट डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल हु आर मैनिपुलेटिव, डिसाइडफुल एंड फोकस्ड ऑन पर्सनल गेन। मैकवेली ने मैकवेलिनिज्म दिया था जिसमें ये बताते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी के लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, चालाक होते हैं, डिसाइडफुल होते हैं, दूसरों को कभी भी धोखा दे सकते हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं। देन नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप इज़ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन वो पर्सन होंगे जो थोड़ा अपने आप में रहते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। एक्सट्रोवर्जन वो पर्सन होंगे जो ज़्यादा ओपन होते हैं, ओपन टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड दे आर मोर ओपन टू एवरीवन। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, एक लीडरशिप स्टाइल होता है हमारा, पर्सनैलिटी टाइप होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल में क्या कहते हैं, दिस ट्रेट रिप्रेजेंट टू हाउ इंडिविजुअल अप्रोच एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम। आपका कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर किसी की मदद करते रहते हैं, जो हर किसी की हेल्प करते रहते हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद होता है, एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं और मैथड्स को फॉलो करते हैं। देन अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं, जिनको गोल्स को अचीव करना ज़्यादा पसंद है, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको अपनी अचीवमेंट्स लेके आनी है, उनको हर चीज़, हर टास्क कंप्लीट करना है ऑन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड, इनको कॉम्पीट करना बहुत पसंद है। देन उसके बाद लोकस ऑफ कंट्रोल, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जिनमें इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोल देयर ऑन डेस्टिनी एंड आउटकम थ्रू देयर एक्शंस। वो उनका मानना होता है कि वो अपनी तकदीर को यानी कि डेस्टिनी को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं, अपने आउटकम्स के अकॉर्डिंग वो लेके आ सकते हैं अगर वो वैसे सेम एक्शंस करेंगे जो उनको अचीव करना है। आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आप मेहनत करोगे तो आप अचीव कर लोगे। डेस्टिनी वगैरह कुछ नहीं होती, वो अपनी डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करते एक तरह से, उनके वो सक्षम होते हैं। इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल है, अपने आप को संभाल सकते हैं। एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल वाली पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर एक्सटर्नली उनको कोई मोटिवेट करे, कोई उनका प्रोत्साहन बढ़ाए, या फिर वो लक के ऊपर विश्वास करते कि मेरी तकदीर में जो लिखा होगा, मेरे फेट में जो लिखा होगा वही मेरे साथ होगा। अगर बैड लक होगा तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर लक होगा तो मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये हमारे कुछ मेजर पर्सनैलिटी टाइप से, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। सो यहाँ पे हमारा पर्सनैलिटी चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, ये फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज मोटिवेशन। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं मोटिवेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून।